कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला ये हुआ है कि जो शख्स जिसका ताल्लुक फौज के साथ है वो एहतसाब के कड़े अमल से ज़रूर गुजरेगा, और अगर हम अपना बंदा नहीं छोड़ रहे तो जो दूसरे बंदे हैं उनको कैसे छोड़ा जाएगा। ये एक सवाल है जो आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ अख्तर मेंगल साहब ने इस्तीफ़ा क्यों दिया और क्या उनका इस्तीफ़ा कबूल किया जाएगा या गवर्नमेंट उसको वापस कर देगी, ये भी आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर टिकटॉक बनाने और सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविटीज़ क्रिएट करने पर पाबंदी लगी है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये कौन से साहब है जिनकी वजह से इतनी बड़ी पाबंदी लगा दी गई, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और वो जज जिन्होंने तोशा खाना में इमरान खान साहब को सज़ा दी थी, उसके खिलाफ तहकीकात शुरू हो गई। और उसके खिलाफ तहकीकात किस चीज़ में शुरू हुई? करप्शन के चार्जेस पे शुरू हो गई। ये किसने की, क्यों की, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और हमारी कोशिश है कि हम अगले एक महीने के अंदर 38,000 नए सब्सक्राइबर्स हासिल करें ताकि जो हमारा हदफ है 4.5 लाख का वो पूरा हो सके। और इसी तरह वीलॉग के आखिर में आज का मसला और आज का सवाल वो भी हम आपके सामने पेश करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, माफ़ियों तलाफ़ियों की बात आप सुन रहे होंगे। 9 मई का वाक़यात आप बहुत दफ़ा सुन चुके हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि हमने वो बंदा नहीं छोड़ा। मतलब इस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह निकलता था अंदर से कि जो इंटरनल हमारा बंदा था, यकीनन जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ इशारा था, तो बाहर का जो एहतसाब है उसे भी यकीनन मुकम्मल होना चाहिए। तो फौज का मैसेज तो बड़ा स्ट्रेट मिल जाता है कि ना कोई माफ़ी तलाफ़ी है 9 मई के ऊपर, ना किसी को छोड़ा जाएगा। अगर जनरल फैज़ को सज़ा हो सकती है, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल हो सकता है, तो फिर बाकी जो सिविलियन है उसे भी इसके अंदर आना चाहिए। यह स्ट्रेट मैसेज क्या है और मज़ीद मुस्तकबिल में पाकिस्तान में इसमें क्या क्या होने जा रहा है, ये आपको बताते हैं डिटेल से जावेद चौधरी साहब। आज जब कोर कमांडर का एलामिया आया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, तो उसके अंदर एक फ़िक्रा था जिसमें बताया गया था कि जो एहतसाब का अमल है फ़ौज के अंदर उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये गैर जानबदाराना एहतसाब का अमल है और इसमें किसी किस्म की रायत किसी को नहीं दी जाएगी और किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। तो बड़ा ढके छुपे अल्फाज पे है, लेकिन उससे साफ पता चलता है कि जो अमल फ़ौज के अंदर जारी है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा। अब सवाल ये है कि फ़ौज के अंदर कौन सा अमल है जो जारी है, वो जनरल फैज़ हमीद साहब से रिलेटेड है। उनका एक नेटवर्क है जिसको जो पकड़ा गया और उसके अंदर बहुत सारे दूसरे रिटायर्ड फ़ौजी और कुछ हाज़िर सर्विस फ़ौजी भी इन्वॉल्व है जो बाकायदा उनके कुलीग्स थे। और जनरल फैज़ हमीद साहब जब डीजी थे तो उस वक्त उनको इस्तेमाल करते थे, बाद में जब कोर कमांडर्स रहे तो उस वक्त भी वो एक्टिव थे और उसके बाद जब वो रिटायर हो गए तो फिर उनकी एक्टिविटीज़ जारी रहीं। अब जो उनका नेटवर्क पकड़ा गया है उसके अंदर ज़ाहिर है उनके लैपटॉप भी हैं, फिर उनके मोबाइल फ़ोन भी हैं, फिर उनका जो स्टाफ है, जो उनके पुराने कोलीग्स हैं जो उनके साथ काम कर रहे थे, उन सब की गैजेट्स भी हैं। और उन गैजेट से जब डाटा निकाला गया तो पता चला कि फ़ौज की जो इंटरनल चीज़ें थी जो बड़ी ज़ाहिर से टॉप सीक्रेट थी, वो सारी की सारी ना सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भेजी जाती थी बल्कि वो यूट्यूबर जो पाकिस्तान से बाहर गए थे और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे हालात तब्दील हो रहे हैं तो यहाँ से निकल गए और वहाँ बाहर बैठ के वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी सियासत के बारे में और अफवाज पाकिस्तान के बारे में वहाँ पर प्रोग्राम करते थे, व्लॉग करते थे। उन सब को जो डाटा था वो जनरल फैज़ हमीद साहब और उनके साथी प्रोवाइड करते थे। यानी उनको हर किस्म की इंफॉर्मेशन यहाँ से भेजी जाती थी और बाकायदा कैप्सूल इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाती थी जिसके अंदर टेक्निकल चीज़ें थी, टेक्निकल नो हो थी। ये तक बताया जाता था कि कोर कमांडर मीटिंग्स में क्या हो रहा है, किसको क्या कह दिया गया है, किससे क्या उधर ले लिया गया है और आने वाले दिनों में क्या होगा और इमरान खान के बारे में फ़ौज कितनी परेशान है। ये सारी चीज़ें जो थी यहाँ से बना के बाकायदा उनको भेजी जाती थी और ये बिल्कुल इसी तरह बनाई जाती थी कि जब इमरान खान साहब के यूट्यूबर्स यहाँ पे तैयार हो रहे थे तो उस वक्त एक पूरा यूनिट था जो पूरा एक बयानिया बनाता था। वो बयानिया इंग्लिश में भी भेजा जाता था, फिर उसे उर्दू में भी बना के भेजा जाता था क्योंकि यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। तो ये था कि ये अंडरस्टैंड कर सकें और फिर उनको बताया जाता था कि आपने इसको इस तरह बोलना है। तो बिल्कुल उसी तरह वही सेटअप, वही फ़ॉन्ट, वही स्टाइल और वो उसके बाद बाहर स्मगल किया जा रहा है, व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा जा रहा है, कुछ लोगों को ईमेल किया जा रहा है और इसके अलावा कुछ दूसरी जो एप्लीकेशंस हैं उनके ज़रिए प्रोवाइड किया जा रहा है और फिर वो बाकायदा अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर बोल रहे हैं, बता रहे हैं और फिर उसके ज़ाहिर अफवाज पाकिस्तान को जवाब भी देना पड़ता था। तो ये पता चला कि जो बाहर नैरेटिव क्रिएट हो रहा था
उसके पीछे भी जनरल फैज़ हमीद साहब हैं और उनका बाकायदा एक नेटवर्क था। अब वो सारा नेटवर्क पकड़ा गया है, उनके लैपटॉप्स निकल आए, उनके मोबाइल फ़ोन निकल आए, उनसे इंक्वायरी की गई, उन्होंने तस्लीम किया ये, और फिर उन्होंने बताया कि जनरल फैज़ हमीद साहब की डायरेक्शन पे होता रहा और उसका फ़ायदा ज़ाहिर है इमरान खान साहब को प्रोवाइड किया जा रहा था। तो वो जो मामला है वो गंभीर हो चुका है, इतना सेंसिटिव हो चुका है कि मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से किसी को राहत मिलेगी। तो जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनका चैप्टर तो क्लोज़ है, उनके साथ कोई राहत नहीं हो रही। आज की कोर कमांडर मीटिंग के अंदर भी ये सब कुछ चीज़ें तय हो गई। अब सवाल ये है कि अगर जनरल फैज़ हमीद साहब को नहीं छोड़ा जा रहा, जो उनका अपने बंदा है, और एक हाईएस्ट लेवल पे गए और इतने हाईएस्ट लेवल पे गए कि वो आर्मी चीफ़ की जो फहरिस्त थी उसमें शामिल हो गए और वो आर्मी चीफ़ भी बन सकते थे, इस लेवल तक एक आदमी चला गया। लेकिन उसने इदारे की जब जड़ें काटनी शुरू की तो इदारे ने उनको भी पकड़ लिया। तो जब जनरल फैज़ हमीद साहब पकड़े गए तो अब इमरान खान साहब को कैसे राहत मिल सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को कोई राहत मिल सकती है। और ये जो खर्चा है इमरान खान साहब को कि जी मुझे फ़ौज की तहवील में दे दिया जाएगा, ये जेन्युइन है। लेकिन उससे पहले कुछ सेटलमेंट्स हैं और वो सेटलमेंट्स ये हैं क्योंकि सबको पता है कि इनको अदालत की तरफ से रिलीफ मिल जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो नज़रसानी दरख्वास्त पड़ी हुई है उसमें उसकी सुनवाई शुरू हो जाए और फिर डिक्लेयर किया जाए कि जी फ़ौज जो है वो किसी भी सिविलियन का एहतसाब नहीं कर सकती या उसका फ़ैसला नहीं कर सकती और उसका केस नहीं चला सकती। तो अगर ये फ़ैसला हो जाए तो फिर सबको छोड़ना पड़ जाएगा। तो उससे पहले ज़ाहिर एक बंदोबस्त किया जा रहा है कि कोई कानूनी कवर हो अफवाज पाकिस्तान के पास कि जो बंदा उसके पास आ जाए उसको फिर रिलीफ ना मिल सके किसी तरफ से, और जब फैसला हो जाए तो फिर उसके बाद ठीक है हाई कोर्ट जाना चाहे हाई कोर्ट जाना चला जाए, आर्मी चीफ़ को अपील करना चाहे आर्मी चीफ़ को अपील कर ले, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में को अपील करना चाहता है, पटिशन करना चाहता है तो कर ले। लेकिन उससे पहले जो है उसको कोई रायत ना मिले, मौका ना मिले। तो ये थोड़ा सा तय किया जा रहा है। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब जो है उनको कोई फ़ायदा हो सकता है। तो इनको एक क्लियर मैसेज है कि हमने अपना बंदा नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ेंगे। अभी इसके दरमियान में एक और भी जो सब खबर आई है कि जो उनका मौजूदा स्टाफ है, जो इस वक्त उनका सिक्योरिटी स्टाफ उन्हें गार्ड कर रहा है, एक तो वो भी खान साहब से दूर रहेगा और उसके अलावा जो बाहर पार्टी मेंबरान हैं और वकला हैं उनके नंबर्स भी उनसे ब्लॉक करवाए गए हैं कि वो भी उनसे रब्ता ना कर सकें या किसी किस्म की पैगाम रसानी ना कर सकें। पैगाम रसानी ना करते, बल्कि उनको फ़ोन अपने उन्होंने दिए हुए हैं जो ज़ाहिर है कुछ सेंसिटिव फ़ोन्स हैं, उनके ज़रिए भी वो कोई मैसेज नहीं कर सकते। ठीक है। और जो इंटरनेट है ज़ाहिर है वो भी को अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उनकी जो फैमिली के लोग हैं उन सब के फ़ोन भी सर्विलेंस पे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने बेटे को कह दे, अपने भाई को कह दे, अपने भतीजे को कह दे और वो मैसेज डिलीवर करते। तो वो बड़ा मामला टाइट हो गया। 61 लोग जो हैं वहाँ पे अडयाला जेल में आगे पीछे हुए हैं सारे। इस वजह से इस पूरे मामले में 61 लोगों को वहाँ से तो उनका तबादला किया गया, उनकी पोजीशंस को तब्दील किया गया और वह सारा बड़ा बड़ा नेटवर्क था, छोटा नेटवर्क नहीं था वो। ठीक। अब चलते हैं नाज़रीन अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी अख्तर मेंगल साहब की तरफ। ये जी N256 खुजदार से एमएनए थे, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है कौमी असम्बली में और इन्होंने कहा है जी कि मैं इस्तीफ़ा इसलिए दे रहा हूं कि मैं अपने लोगों के जो हकूक़ हैं वो पूरे नहीं कर पा रहा, और उन्होंने जमहूरियत पे भी इल्ज़ामात लगाए और अब PMLN उन्हें मनाने की भी कोशिश कर रही है। एक तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उनका इस्तीफ़ा वापस हो जाएगा। नंबर 2 पे इसका एक और क्वेश्चन उठता है कि जब उन्होंने देखा कि बलूचिस्तान की हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है या उसका परसेप्शन ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने अपने लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए ये अलमे बगावत बुलंद कर लिया। अब इन दोनों क्वेश्चंस में से कौन सी बात ठीक है, ये हम ज़रा चॉइस साहब से पूछते हैं। अब अख्तर मेंगल साहब क्योंकि बड़े सीनियर सियासतदान हैं और पाकिस्तान के अंदर बड़ा एहतराम है उनका, सरदार हैं अपने कबीले के और चीफ मिनिस्टर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और चीफ मिनिस्टर रहे हैं बलूचिस्तान में। ये सारी चीज़ें सारे सबको पता है और हर दौर में बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सारे लोग उनका एहतराम करते हैं। स्पेशली बलूचिस्तान की जो सियासी जमातें, जो सियासी वर्कर्स हैं, जो उनके सरदार हैं, वो सब मेंगल साहब का एहतराम करते हैं। मियां नवाज शरीफ के साथ भी उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, इमरान खान साहब के इत्तेहाद में रहे हैं और उस इत्तेहाद में उनको जनरल फैज़ हमीद साहब लेके आए थे और जब तक जनरल फैज़ हमीद साहब ने उनको वहाँ पर रखा वो रहे। जब जनरल फैज़ हमीद साहब ने कोई ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं की या खामोशी से वो साइड पे हो गए तो ये भी निकल गए। और ये आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट चली थी उसमें सबसे पहले अख्तर मेंगल साहब ने आवाज़ उठाई थी और उस वक्त भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, शायद आपको याद हो। तो अख्तर मेंगल साहब से तो मामला सारा ख़राब हुआ था, पिछली गवर्नमेंट गई थी इमरान खान साहब की। तो अब यही कहा जाता है कि अख्तर मेंगल साहब का जो इस्तीफ़ा है वो बहुत दूर रस होता है और उसके नताइज गवर्नमेंट के लिए बड़े खौफनाक निकलते हैं, बल्कि वो इस्तीफ़ा गवर्नमेंट के लिए मनूस साबित होता है। अच्छा। तो अब उससे ज़ाहिर है गवर्नमेंट बड़ी परेशान है
लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि स्पीकर साहब उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं कर रहे और वो उनको मनाने की कोशिश भी करेंगे, इस्तीफ़े को होल्ड रखेंगे। और इससे पहले भी आपको पता है ये इस्तीफ़ा होल्ड करने का तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी रवायात बन गई हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़े थे कितना अरसा होल्ड रहे और किसी ने उसको कबूल ही नहीं किया, जबकि रोते पीटते रहे कि जी हमने इस्तीफ़ा दे दिया हुआ, आप उसे कबूल करें। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि हम अपने इस्तीफ़े वापस ले लेते हैं, तो फौरी तौर पर स्पीकर साहब ने धड़ाधड़ उनको कबूल करना शुरू कर दिया था। राजा परवेज़ अशरफ साहब थे उस वक्त, जी जी बिल्कुल। और उससे पहले ये अयाज सादिक साहब के पास भी इस्तीफ़े थे, इन्होंने भी कबूल नहीं किया था। तो ये एक पुरानी रवायत है कि इस्तीफ़ा कबूल नहीं करना किसी का। तो मेरा ख़्याल है अख्तर मैंगल साहब का इस्तीफ़ा जो है उसे कबूल नहीं किया जाएगा, उनसे बार-बार बात की जाएगी, मुज़ाकरात किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि उन्हें राज़ी रखा जा सके। अब जो इस्तीफ़ा उन्होंने दिया तो महमूद अचकज़ई साहब उनके साथ खड़े थे और बाकायदा उन्होंने अदम एतमाद किया प्रेसिडेंट पे, प्राइम मिनिस्टर पे, जमहूरियत पे, पार्लियामेंट पे, और साथ उन्होंने कहा कि वो अपने अवाम जो है उनके हकूक़ का ख्याल नहीं रख पा रहे। अब अवाम से मतलब या तो उनका अपने हलके के लोग हैं और हलके के लिए ज़ाहिर उनको डेवलपमेंट बजट चाहिए, तो डेवलपमेंट बजट सबको दिया जा रहा है, तो वो नहीं हो सकता। या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ जो सलूक रखा जा रहा है, जिस महरूमी से वो गुजर रहे हैं, मैं उसे मुनासिब नहीं समझता कि उस महरूमी के साथ मैं कौमी असम्बली में हूँ। अगर इनका मतलब ये है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो वहाँ पे एक तहरीक चल रही है कि अख्तर मैंगल साहब उसे ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो माहरंग बलोच साहिबा हैं और जो वो धरने दे रही हैं या जो वो एहतजाज कर रही हैं, क्या मैंगल साहब उनको ज्वाइन करना चाहते हैं? अब दूसरा सवाल ये है कि अगर वो उनको ज्वाइन नहीं करना चाहते तो जो BLA कर रही है कि वो लोगों को उतारती है, उनका शनाख्ती कार्ड चेक करती है, उनको गोली मार के उनकी लाश को सड़क पे फेंक देती है, तो क्या ये उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं? और अगर ये उनको सपोर्ट नहीं करना चाहते तो फिर तीसरा सवाल ये है कि बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही और वहाँ पे बड़ी कमी और कोताहियाँ नज़र आ रही हैं, तो क्या ये चाहते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो? अगर ये डेवलपमेंट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो वहाँ तो फिर सरफराज बुगटी साहब की गवर्नमेंट है, डेवलपमेंट तो सरफराज बुगटी साहब ने करवानी है, तो फिर तो इन्हें चाहिए कि ये इस्तीफ़ा सरफराज बुगटी साहब के ख़िलाफ़ थे, ऐलान करें कि सरफराज बुगटी साहब के ख़िलाफ़ मैं बतौर एहतजाज इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। और दूसरा ये कि उन्हें फिर कौमी असम्बली से तो मुसाफ़ी होना नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि जो उनके दोस्त हैं, अहबाब हैं या उनकी अपने रिश्तेदार हैं और वो इस वक्त सूबाई असम्बली में, तो उनसे कहें कि आप सारे मुस्ताफ़ी हो जाएँ। तो ये कन्फ्यूजन सी है कि या तो महारंग बलोच को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर महारंग बलोच को सपोर्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है, या फिर BLA को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर BLA को सपोर्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है, या फिर वो जो अपना सूबा है उसकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और अगर उसकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं फिर उन्हें चाहिए कि वो सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दें, कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने का क्या फ़ायदा। दूसरा, क्योंकि उन्होंने महमूद अचकज़ई साहब के साथ खड़े होकर इस्तीफ़ा दिया, तो क्या महमूद अचकज़ई साहब भी मुस्ताफ़ी हो रहे हैं? ये कैसी अजीब सी बात है कि महमूद अचकज़ई साहब उस कौमी असम्बली में हैं लेकिन मैंगल साहब जो है उस कौमी असम्बली को छोड़ के जा रहे हैं, तो अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल किस्सा मुख्तसर के गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि स्पीकर साहब से कहें कि आपने इस्तीफ़ा कबूल नहीं करना, तो मेरा ख्याल स्पीकर साहब इस्तीफ़ा कबूल नहीं कर रहा। ठीक है चौधरी साहब, अगर मैं एक लाइन में ये कहूँ कि अभी तक का जो बलूचिस्तान के हालात हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ इन हालात को ख़राब करने में या मौशी हालात को ख़राब करने में इन सरदारों का अपना है, तो क्या ये बात ठीक होगी? देखिए, एक एलिमेंट ये भी है क्योंकि आसफ अली जरदारी साहब के दौर में सबसे ज़्यादा आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के एक प्लेटफार्म से बलूचिस्तान को फ़ंड्स दिए गए थे। NFC अवार्ड में भी सबसे ज़्यादा फ़ंड उस वक्त मिले थे। उस वक्त कहा जाता था कि 800 अरब रुपया, बल्कि एक बार तो शायद 8,000 अरब रुपये की भी बात की गई थी। अब मैं उस वक्त रिकॉल नहीं कर पा रहा कि 800 अरब रुपया था या 8,000 अरब रुपया था, लेकिन जब उस वक्त कैलकुलेशन की गई तो ये बताया गया था कि अगर पूरे बलूचिस्तान के तमाम शहरियों को 1-1 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो भी ये फ़ंड ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो पूरे का पूरा फ़ंड जो है ना गायब हो गया और किसी जगह पे नहीं लगा। तो मेरा ख़्याल है बलूचिस्तान को अगर अपने हकूक़ चाहिए या उसे डेवलपमेंट चाहिए तो उन्हें सबसे पहले अपने सरदारों से पूछना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि जनाब आपके पास तो फ़ंड्स आते हैं, वो जाते कहाँ हैं? क्योंकि डेवलपमेंट तो ज़ाहिर सूबाई गवर्नमेंट ने करनी है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सरदारों को भी पैसे दे दिए जाएँ, असम्बली को भी पैसे दे दिए जाएँ, कैबिनेट को भी पैसे दे दिया जाए, वज़ीर-ए-आला को भी पैसे दे दिए जाएँ और उसके बाद डेवलपमेंट के लिए और पैसा जो है वो वफाक से लिया जाए और वहाँ पे डेवलपमेंट करवाई जाए, और वो फिर डेवलपमेंट जो है ना वहाँ पे होने भी नहीं दी जाती। कई ऐसी सड़कें हैं कि जिसे पिछले 30-30 साल से बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो सड़कों को बना नहीं देते वहाँ पे लोग। तो ये कैसे हो सकता है कि यहाँ से इस्लामाबाद से फोर्सेस जाएँ और वहाँ पे
जाके सड़कें बनवाएं और मकामी लोग उस सड़क को बनाने न दें और उस सड़क का फ़ायदा भी उन लोगों को। इसके साथ साथ वहाँ से जितनी एक्सप्लोरेशन होती है ना गैस की, ऑयल की, और वहाँ पे जाके जब कंपनीज काम करती हैं तो उनके ऊपर अटैक्स होते हैं, उनको वो मिसाइल मारे जाते हैं, उनको वहाँ पे भगाया जाता है, उनको वहाँ पे काम करने का मौका नहीं दिया जाता। तो अब अगर आप काम करने का मौका नहीं देंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगी? फिर वहाँ पे हजाम जो हैं, 7-7 हजामों को आप रात के वो कत्ल कर दें, क्योंकि वहाँ बलूचिस्तान के अंदर तो हजाम भी नहीं है लोकल, वो भी बाहर से आके काम करते हैं। मज़दूरों को मार दें आप, ड्राइवरों को आप मार दें, ज़ायरीन जो ईरान जा रहे हैं उनको आप कत्ल कर दें। तो जब आप इस तरह करेंगे तो फिर सूबा कैसे डेवलप होगा? सूबा की डेवलपमेंट के लिए तो आपको लोग चाहिए ना जी। आप अब्दुल मालिक बलोच साहब थे ना जब चीफ मिनिस्टर थे, और उस ज़माने में मैंने एक ख़बर भी पढ़ी थी और फिर मैंने तस्दीक भी की थी। वो ख़बर ये थी कि जब बलूचिस्तान का बजट बनाने का वक्त आया तो पूरे बलूचिस्तान में एक भी ऐसा शख्स नहीं था जो बजट बना सकता हो। तो उसके लिए बाकायदा कराची से फिर एक बंदा मंगवाया गया था जो सूबाई गवर्नमेंट, सिंध की सूबाई गवर्नमेंट का था, और उसे बुलवाया गया और उससे जाके वहाँ पे बैठ के बजट बनाया। फिर इसी तरह जो सीएम है, उनका जो पीएस है उसके लिए बंदा नहीं होता, और वहाँ पे लोग हैं नहीं, डेवलप ही नहीं हुए, और इसीलिए बाहर से लाए जाते हैं फिर लोग। आईजी जो है वो वहाँ पे लोकल डेवलप नहीं हो पा रहा। तो जब आप अपने लोगों को डेवलप नहीं करेंगे, बाहर से जो आके काम करेंगे आप उनको मारेंगे, तो फिर सूबा कैसे डेवलप हो सकता? ठीक है। और जब हर साल या हर दफ़ा आपको पैसे मिल जाते हैं सूबे को, तो फिर अपने एमएनएस से सवाल करें या अपनी गवर्नमेंट से सवाल करें, ना कि वफाक पे एतराज़ उठाएं। हाँ जी, दूसरा ये है कि अपने जो एमएनएस हैं और जो आपके मिनिस्टर्स हैं, आप उनके असासे देखें कि कहाँ पे हैं, वो पैसा बाहर क्यों जा रहा है। आपने ठीक चीफ है। मिनिस्टर्स से पूछे कि उनका पैसा दुबई में क्यों लगा हुआ है, या इस्तांबुल में क्यों लगा हुआ है, या फिर लंदन के अंदर क्यों लगा हुआ है, या अमेरिका के अंदर क्यों पड़ा हुआ है। तो आप पूछें ना उन लोगों से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी है नाज़रीन हमारी सोशल मीडिया के हवाले से। सरकारी मुलाजमीन पे पाबंदी लगा दी गई है कि वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकते, और बहाना ये बनाया गया या वजह ये बताई गई है कि जी आपस में बहस मुबाहिसे में मसरूफ़ पाए गए और सोशल मीडिया पे ऐसे एक्टिविटीज़ हुई जो टाइम के ज़या में आती हैं। लेकिन एक्चुअल स्टोरी क्या है, इसके पीछे ये पाबंदी क्यों लगी है, ये बताएंगे आपको जावेद चौधरी। इस पाबंदी की वजह जो है वो आईजी पंजाब है उस्मान अनवर साहब, क्योंकि वो उनको बड़ा शौक़ है सोशल मीडिया के ऊपर आने का, टिकटॉक्स बनाने का। फिर वो बाकायदा यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स देते हैं, फिर वो यूट्यूब्स के ऊपर तकरीरें करते हैं, उनकी अपीयरेंस होती है मुख्तलिफ़ जगहों पे यूनिफॉर्म के अंदर, और फिर उनके बाकायदा क्लिप्स बना के उसको वायरल किया जाता है। और उनको देखते देखते जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, उसमें डीआईजीज़ हैं, उनके एसएसपीज़ हैं, उनके डीएसपीज़ हैं, और उनकी लेडी कांस्टेबल्स हैं, फिर उनकी ख़वातीन जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी ये काम करना शुरू कर दिया हुआ है। उसमें भी वो बाकायदा, बल्कि एक खातून तो घोड़े के ऊपर आपको नज़र आती है, घोड़ा चलाते हुए, घोड़ा दौड़ाते हुए, और वो इतने ज़्यादा अब इस किस्म की चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं कि ये महसूस किया गया कि पंजाब पुलिस को बजाय इसके कि वो मैदान में नज़र आए या वो कार्रवाई करे, वो टिकटॉक के ऊपर ज़्यादा नज़र आती है, सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा नज़र आती है। और उस्मान अनवर साहब ने यूट्यूबर्स को इंटरव्यू भी देने शुरू कर दिए थे। वो भी बात ज़रा थोड़ी सी गवर्नमेंट को बुरी लगी। और दूसरी साइड पे याद रखें कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है ना, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी एक्टिव है। तो ये अजीब सा लगता है कि मरीम नवाज़ साहिबा का जो मुकाबला है अब वो उस्मान अनवर साहब के साथ हो रहा है, और उस्मान अनवर साहब का जो मुकाबला है वो चीफ मिनिस्टर के साथ हो रहा है। तो वो चीज़ अजीब सी महसूस हुई। बल्कि इसके अंदर एक ऐसा वाक़या भी हुआ, एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या हुआ फ़र्क, कि जिसने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। वो हुआ ये था कि गवर्नमेंट ने, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट ने और साथ आईजी साहब ने ये फैसला किया था कि जो कच्चे का इलाका है ना, जिसके अंदर रहीम यार खान से लेके राजिर खान तक है, उसके अंदर 1.5 किलोमीटर के बाद एक पिकेट बनाई जाए, और हर पिकेट के अंदर 4-4 पुलिस एहलकार रखे जाएं विद वेपन्स। और वो 1.5 किलोमीटर के ऊपर हैं तो एक दूसरे को उनकी आवाज़ भी आती है और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, और बाकायदा एक नेटवर्क है उनके दरमियान, एक वायरलेस सिस्टम भी है। और वहाँ पे इसलिए बनाया गया था कि वो रास्ते की, सड़कों की हिफाजत कर सकें और डाकुओं को रोक सकें, ये उसका मकसद था। और उसमें ये था कि उन्होंने सैंड बैग्स रखे हुए थे, और उसके ऊपर पे छप्पर डाल दिया गया था ताकि बाहर से गोली ना चलाई जा सके, और साथ उनको वेपन्स दिए गए थे, साथ उनको पानी वगैरह, खाने वगैरह का बंदोबस्त भी उनका किया हुआ था। अब वो बजाय इसके कि वो दूसरे लोगों की हिफाजत करते, एक बार इस तरह हुआ कि रात को डाकू आए और एक पिकेट पे उन्होंने हमला किया, और उन्होंने 4 में से 3 लोगों को कत्ल कर दिया। एक जो चौथा था ना, वो उस दिन आया ही नहीं था, तो उस पिकेट में थे ही 3 लोग, 3 बंदे थे, उनको उन्होंने गोली मार दी।
अब जब उनको ऊपर अटैक किया गया था तो जो पीछे वाला जो मोर्चा था उसके अंदर भी पुलिस वाले थे, वो भी सुन रहे थे, और जो आगे वाली पिकेट थी उसके अंदर भी लोग थे, वो भी सुन रहे थे, और वो अपने साथियों को बचाने के लिए नहीं आए, और अच्छा। वो दुहाई देते रहे कि भाई साहब हमारी मदद करें। लेकिन उनमें से वो दोनों पिकेट्स के अंदर जो लोग थे दुबक के बैठ के उन्होंने कहा पता नहीं डाकू हैं, ये ना हो कि उनके साथ साथ हमें भी मारते हैं। तो एक बड़ा डिज़ास्टर हुआ, और इस डिज़ास्टर के बाद अगला डिज़ास्टर ये हुआ कि रोज़ाना सुबह के वक्त 11 बजे इन सब की ड्यूटीज़ चेंज होती थी। 11 बजे पुलिस वैन्स आती थी, इन सबको ले जाती थी, उनकी जगह नए लोग वहाँ पे तैनात कर दिए जाते थे। तो 11 बजे इन लोगों को जब चेंज किया जा रहा था तो उसके बाद पुलिस वैन आगे गई तो रास्ते में पुलिस वैन ख़राब हो गई। जब पुलिस वैन ख़राब हुई तो 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक वहाँ पे रेस्क्यू को टीम नहीं पहुंची जो उन लोगों को बचा सके या वहाँ से निकाल सके या कोई नई गाड़ी भेजी जाए। तो वहाँ पे जो पुलिस एहलकार थे वो बस के अंदर बैठे हुए वहाँ से नीचे उतर के उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने सोशल मीडिया के क्लिप्स बनाने शुरू कर दिए, किसी ने इंस्टाग्राम पे शुरू कर दिया, टिकटॉक बनाना शुरू कर दिया, किसी ने यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब लाइव करना शुरू कर दिया, और उसमें वो कर रहे थे देखे जी यहाँ पे खड़े हुए हैं, अभी तक हमारे साथी हमारी मदद के लिए पहुंचे, हम यहाँ पे भूखे खड़े हैं, प्यासे खड़े हैं। तो उन्होंने शुगर लगाना शुरू कर दिया। अब वो जो क्लिप्स बन रहे थे वो पुलिस हेडक्वार्टर नहीं पहुंचे, वो गवर्नमेंट के अपने जो सिस्टम में नहीं पहुंचे, लेकिन डाकुओं को पता चल गया, अच्छा। वो डाकुओं तक पहुंच गए। ठीक है। जब डाकुओं तक पहुंच गए तो डाकुओं ने देखा कि यहाँ पे तो लोग खड़े हैं सारे, तो ये तो हमारी रेंज में है। डाकू आए, उन्होंने 14 लोगों को कत्ल कर दिया वहाँ पे, और एक बड़ा खौफनाक था डिजास्टर क्रिएट हुआ कि उससे यानी 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 8 घंटे पुलिस एहलकार वहाँ पे खड़े रहे, वो टिकटॉक बनाते रहे, वो सोशल मीडिया के क्लिप्स बनाते रहे। गवर्नमेंट को नहीं पता चला, पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं पता लगा, डाकुओं को पता चल गया कि ये वहाँ पे बैठे हुए हैं, और उसके बाद जब उनको कत्ल करके वो चले गए तब भी पुलिस वाले वहाँ नहीं पहुँच सके। तो ये सब कुछ जो कुछ हुआ ये उस सोशल मीडिया की वजह से हुआ। तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि ये कम से कम पंजाब पुलिस जो है उसको कंट्रोल किया जाए। इन्होंने बजाय इसके कि डाकुओं के साथ ये मुकाबला करें या कोई लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें, इन्होंने तो अपने काम शुरू कर दिए। इसी तरह एक अहमद मोहिउद्दीन है, ये डीपीओ हैं मंडी बहाउद्दीन के, उनका एक बड़ा क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, जो आईजी साहब उनसे पूछ रहे हैं कि तू बड़ा एक्टर नज़र आ रहे हो, तुम तो एक्टर हो, ऐसे लगता है तुम फिल्मों में आ रहे हो, और तुम्हारा तो चेहरा ऐसा है फिल्मों वाला है। और वो जो है एक टिकटॉक है, वो एक सोशल मीडिया क्लिप बन रहा है और उसको बस वायरल किया जा रहा है। फिर इसी तरह एक और डीपीओ साहब हैं, वो एक खुली कचहरी लगाई हुई उन्होंने, और वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, और फिर अपने जो डीएसपी है उसकी बेइज्जती कर रहे हैं सामने बैठ के, और वो लाइव दिखाया जा रहा है सारा। तो इस टाइप की जो चीज़ें पंजाब पुलिस के अंदर स्टार्ट होगी ना, उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया और चीफ मिनिस्टर ने स्टैंड लिया, उसने कहा कि इसको रोकें। अब वो पंजाब पुलिस के बारे में नहीं कह सकती थी क्योंकि उनको पता था कि जब मैं ये कहूँगी तो हम मज़ीद बदनाम होंगे, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा लेंगे। लिहाजा उन्होंने फिर इस्लामाबाद से कहा, और इस्लामाबाद में एक जनरल सी पॉलिसी बन गई कि जनाब कोई भी सरकारी मुलाजम जो है वो सोशल मीडिया को इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना क्लिप बना सकता है, ना अपने पेजेस बना सकता है, ना वहाँ पे कोई वायरल किस्म का कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है, ना वो कमेंट्स दे सकता है, ना वो इंटरव्यू दे सकता है। तो बेसिकली मकसद जो था ना वो पंजाब पुलिस और आईजी पंजाब पुलिस को कंट्रोल करना है, रोकना है कि जनाब आप अपना काम करें, ये जो आपने काम करना शुरू कर दिया है अनएक्सेप्टेबल है। तो ये उसकी बैकग्राउंड है बेसिकली। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जज हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से। जज हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ जी एंटी करप्शन की तहकीकात शुरू हो गई हैं, लेकिन ये KPK में हुई हैं। और याद रखिए ये वही जज हैं जिन्होंने हेयरिंग की थी तोशा खाना में इमरान खान साहब की। ये तहकीकात क्यों हो रही हैं, इसमें रियलिस्टिक चीज़ें कितनी हैं, या उन्हें टारगेट किया जा रहा है, ये पूरी डिटेल आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। देखिए, जज हुमायूं दिलावर साहब बड़े मशहूर हुए थे जब इमरान खान साहब के खिलाफ तोशा खाना का केस बना था। रोज़ाना की बुनियाद पे वो हेयरिंग करते थे, उसके बाद उन्होंने केस को कंक्लूड करके इमरान खान साहब को सज़ा सुना दी थी। उस वक्त जज हुमायूं दिलावर साहब के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सारी मूवमेंट चलाई। एक आपको याद होगा कि सोशल मीडिया कैंपेन भी उनके खिलाफ चली थी, उनको गाली गलौज भी की जाती थी। बहरहाल वो सारा चैप्टर क्लोज हो गया, और उसके बाद अब ज़ाहिर है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गवर्नमेंट है। तो हुमायूं दिलावर साहब का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ है। ये मोहम्मद खेल एक इलाका है जो ट्राइबल एरिया के अंदर है, वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ पे कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह भी इन्होंने बनाई हुई हैं, कुछ डेवलपमेंट के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी हैं, कुछ इनकी फैमिली के लोग जो हैं वो ठेकेदारी भी करते हैं, और इसके अलावा कुछ लोग कारोबार भी करते हैं। तो अब वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने ज़ाहिर है जज साहब को ज़रा पकड़ना शुरू कर दिया है। तो वहाँ पे उन्होंने एंटी करप्शन पेशावर जो है उसने तहकीकात शुरू कर दी है जज साहब के ख़िलाफ़। और कहा यह जा रहा है कि ये जो ज़मीनें हैं ये इल्लीगल हैं, इन्होंने हासिल की हुई हैं, इन्होंने कमाई हुई हैं, कोई पैसा कमाया हुआ है वो ज़मीनों के अंदर लगाया हुआ इन्होंने।
और फिर ये जहाँ पे जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हैं इलीगल हैं और ये दुरुस्त नहीं है, फिर उसकी जो डेवलपमेंट है वो गवर्नमेंट से करवाई है वो गलत है, और इनके जो दोस्त अहबाब हैं रिश्तेदार हैं वो गलत किस्म के ठेके ले रहे हैं और उसमें बड़ा माल बनाया जा रहा है, तो उनका उन्होंने पूरा एक केस खोल दिया अभय दिलावर साहब का, और जो जो शख्स अभय दिलावर साहब के साथ एसोसिएट था उन सबको भी उसके अंदर लपेट लिया गया। इनकी जो ज़मीनें हैं वो 1969 में इनके पास आई थी, और बन्नू के अंदर है और मोहम्मद खेल के अंदर है इनके पास ज़मीनें हैं, आबाई ज़मीनें हैं। अब वो खुद अंदाज़ा लगाएं कि 1969 के अंदर एक बंदा जिसका वजूद भी नहीं होगा, और वो उसके बाद उस वक्त ही उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि जो हमारा बेटा पैदा होगा वो उसके बाद वो जज बनेगा, जज बनने के बाद वो जब सीनियर हो जाएगा तो इमरान खान साहब का जो केसेस है वो उसके पास आएंगे और फिर वो इमरान खान साहब को सजा देगा। तो ये अजीब सी बात है भाई, एक 1969 का इशू है, आप उसको क्यों उठा रहे हैं, इतना आगे क्यों ले जा रहे हैं, तो ये बड़ी ज़्यादती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जस्टिफिकेशन इसकी हो सकती है। अच्छा साहब, अब मसले की तरफ चलते हैं। आज का मसला अजहर अब्बास साहब ने जी ये पेश किया है। गांव है मैंगन, तहसील है ज़िला चकवाल। ये कहते हैं इनकी बेटी MBBS सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। 19 अगस्त से सरगोदा मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पे हड़ताल है, ये बंद है, टीचर्स ने बाइकआउट किया हुआ है। 550 तलबा हैं जिनका नुकसान हो रहा है, और ये हुकूमत पंजाब और हेल्थ डिपार्टमेंट से अपील कर रहे हैं कि इस मसले को हल करवाएं ताकि जो स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है ये ना हो। वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि अगर मेडिकल कॉलेज के अंदर हड़ताल चल रही है और टीचर्स वहाँ से गायब हैं, तो फिर तो मेरा ख्याल है फातिहा पढ़ लेनी चाहिए पाकिस्तान में कि देखें जो लोग डॉक्टर बन रहे हैं उनकी तो पढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ी सेंसिटिव होती है, और उसमें अगर उनके कोई महीने ख़त्म हो जाएंगे या वो बाकायदा तैयारी नहीं कर सकेंगे और सिर्फ रट्टा लगा के उनको इम्तिहान पास करना पड़ेगा, तो फिर वो डॉक्टर कैसे बनेंगे और कैसे अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो क्या जिन लोगों ने ये अस्पताल बंद किया हुआ है या मेडिकल कॉलेज बंद किया हुआ है या जो इसको रिज़ॉल्व नहीं कर रहे हैं इस इशू को, तो सवाल ये है कि क्या कल ये इन डॉक्टरों से इलाज करवा लेंगे? 550 डॉक्टर हैं। तो मेरा ख्याल है खुदा खौफी करें सर, कम से कम मेडिकल कॉलेजेस के अंदर तो ये नहीं होना चाहिए। और अगर उसके ज़िम्मेदार प्रिंसिपल साहब हैं या प्रोफेसर हैं तो वो खुद भी डॉक्टर हैं, उन्हें भी कोई एहसास करना चाहिए कि 550 डॉक्टर आप अपने पास बना रहे हैं, आप क्या लेसन दे रहे हैं उनको। तो पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ा कुछ संगदल किस्म का वाक़या हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज बंद पड़ा हुआ है और किसी को परवाह भी नहीं, किसी को पता भी नहीं, किसी को याद भी नहीं कि 550 जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी कोई फ्यूचर है और उस फ्यूचर को भी हमने सेव करना है। अब चलते हैं अपने सवाल की तरफ। नाजरीन, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा किया जी। सजाद साहब है नुशायरा से क्वेश्चन कर रहे हैं। चौधरी साहब वो कहते हैं, क्या इमरान खान का माफ़ी मांगना सदके दिल से होगा? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो है सिद्के दिल से तो माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इमरान खान है और वो क्लियर किस्म की माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। लेकिन एक माफ़ी मांगने का वक्त आएगा और इमरान खान साहब माफ़ी मांगेंगे, लेकिन माफ़ी के अल्फाज बड़े दिलचस्प होंगे। वो ये कहेंगे कि देखें जी, ये नौजवान थे, हमने इनको कहा था कि आपने पूरा मन एहतजाज करना है, ये वहाँ पे चले गए, ये बहक गए और जज्बात की रोह में बह गए, और उसके बाद ये अंदर चले गए और इन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की। लेकिन क्योंकि ये मेरे वर्कर हैं, मेरे नौजवान हैं, मैं इनकी गलती को तस्लीम करता हूँ और बड़े होने की हैसियत से मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे बच्चों ने किया, जो मेरे कारकुनों ने किया, गो उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ताल्लुक़ मेरी पार्टी के साथ नहीं है, और इसमें गवर्नमेंट ने भी बहुत जी भर के उसका फ़ायदा उठाया, और ये कैमरे वहाँ से चोरी करके ले गए, फुटेज गायब हो गई, ये सारी चीज़ें के बावजूद भी मैं बड़े होने की हैसियत से दिल बड़ा करके इनके बिहाफ पे माफ़ी मांगता हूँ और इंश्योर करता हूँ रियासत को कि आइंदा इस किस्म का कोई वाक़या नहीं होना चाहिए। और ये नहीं है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पे ऊपर नहीं, दूसरों को भी पाबंद किया जाए कि वो भी इस किस्म की कोई साजिश या शरारत ना कर सके। तो इमरान खान साहब इस किस्म का एक बयान दे के अपने मामलात को सेटल करना चाहेंगे, और इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्रोलर्स हैं वो कहेंगे देखे देखे इमरान खान साहब का दिल कितना बड़ा है, उन्होंने रियासत को बचाने के लिए माफ़ी भी मांग ली, अब इनकी जान लेनी है, क्या कर रहे हैं। तो इस टाइप की इमरान खान साहब माफ़ी जो है ना उसकी तैयारी कर रहे हैं, और किसी दिन भी ये खबर आ जाएगी कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि लो जी ये नालायक बच्चे हैं, छोड़ो इनको माफ़ करो। कोई पता नहीं, ये भी कहते कि मैंने माफ़ किया, मैंने माफ़ कर। ठीक है। नाजरीन, आज का स्पेशल मैसेज हमारा ये है कि ऐसी हरकतें ही ना करें जिसके लिए माफ़ी मांगनी पड़े। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।